हेलो फ्रेंड्स, रेस क्लासेस के कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम के एक और वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट? गेम खेलना है तो इंटरनेट, वीडियोस देखने हैं तो इंटरनेट, चैट करना है तो इंटरनेट, कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना है तो इंटरनेट, एग्जाम देना है तो इंटरनेट। ये इंटरनेट है क्या चीज? तो आइए समझते हैं हम लोग इंटरनेट को। इंटरनेट का डेफिनेशन है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब क्या हो गया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स? एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ करके बनाया गया हो। एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ करके बनाया गया हो। कैसे? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा नेटवर्क ये है। कोई एक सिंगल यूजर भी है एक मशीन पर, कहीं पर भी हो सकता है। और इसको किसी भी तरह से हम लोग आपस में सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर दिए तो ये क्या हो गया, एक छोटे छोटे नेटवर्क्स को जब आपस में हम लोग जोड़ दिए तो ये धीरे धीरे बड़ा होते चला गया और एक बड़ा नेटवर्क बन गया। और एक ऐस और ये नेटवर्क क्या है? बहुत सारे नेटवर्क्स का एक सिंगल नेटवर्क है जिसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट का जो फंक्शनलिटी है, जो इंटरनेट काम करता है, वो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है हम लोगों को, जैसे कि वेब सर्विस, मेल सर्विस, टेलनेट सर्विस, एफटीपी सर्विस मतलब फाइल ट्रांसफर सर्विस, चैट सर्विस, सर्च इंजन सर्विस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारा सर्विस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ब्राउजर पे। मतलब इंटरनेट का सारा सर्विस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ब्राउजर पे यूज करते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि हम लोगों को मेल सर्विस, वेब सर्विस जैसे बहुत सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और हम लोग इसको ब्राउजर के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेट की अगर हिस्ट्री की बात करें तो एक्चुअली इंटरनेट का हिस्ट्री आज से 50-60 साल पहले चले जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो ग्लोबल नेटवर्क बना था वो था आरपानेट, जो कि 1969 में बना था। एक्चुअली आरपानेट जो है वो यूएस डिफेंस का नेटवर्क था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नेटवर्क था, जिसमें बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स और एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ा गया था ताकि रिसर्च का इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत आसानी से हो सके। देखिए, सीधी सी चीज़ है, अगर नेटवर्क में कोई भी आदमी है किसी भी तरह से, अगर हम लोग नेटवर्क में है तो इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत आसान हो जाता है। तो आरपानेट 1969 में आया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये नेटवर्क था। टीसीपी आईपी 1983 में, टीसीपी आईपी के आने के बाद से इंटरनेट में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया। 1990 में डब्ल्यू 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 का गठन हुआ। किसके द्वारा?
तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा, और 1993 में फर्स्ट वेब ब्राउजर लॉन्च किया था जो कि मोज़ैक था हमारा। ठीक है, इंटरनेट के साथ हम लोगों को दो तीन टर्म और याद रखना है। इंटरनेट के साथ एक टर्म होता है, एक और टाइप ऑफ नेटवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट, और एक होता है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट तो है ही हमारा, इंटरनेट के साथ साथ इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, देखिए, एक होता है इंटर स्कूल और एक होता है इंट्रा स्कूल। ठीक है, इंटर स्कूल का मतलब क्या हो, बहुत सारा स्कूल आपस में मिल करके कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्कूल। अगर स्कूल के अंदर ही कोई इवेंट यूज होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्कूल। उसी तरह से इंटरनेट मल्टीपल नेटवर्क्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा अभी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है और ये वैन का टाइप है। दूसरा चीज इंटरनेट के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है, ये एक पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी यूज कर सकता है इंटरनेट को। इंट्रानेट, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट के सारे सर्विसेज रन करते हैं। इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है और इसमें इंटरनेट के सारे सर्विसेज रन करते हैं। और फ्रंट एंड मतलब जो एप्लीकेशन रन करता है, फ्रंट एंड पर ये ब्राउजर यूज करता है। फ्रंट एंड पर ये ब्राउजर यूज करता है। ठीक है, जैसे इंटरनेट में जो कौन कौन सी सर्विस है, तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पे वेब सर्विस है, मेल सर्विस है, फाइल ट्रांसफर सर्विस है, न्यूज़ ग्रुप का सर्विस है, चैट का सर्विस है, सर्च इंजन का सर्विस है। ठीक है, तो ये सारे सर्विसेज हमें इंटरनेट में भी मिलेंगे। और ये सारे सर्विसेज हम लोग इंटरनेट में कहाँ पर यूज करते हैं, तो इंटरनेट में हम लोग ब्राउजर पे यूज करते हैं। यहाँ पर इंट्रानेट में कहाँ पर यूज करेंगे, तो इंट्रानेट में भी ब्राउजर पे यूज करेंगे। अंतर ये है कि इंटरनेट जहां पर पब्लिक नेटवर्क है, वहीं पर इंट्रानेट क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, इंट्रानेट के साथ साथ एक और टाइप का नेटवर्क होता है जिसको हम लोग एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट भी सेम चीज है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट के सारी सर्विसेज को यूज करता है। इंटरनेट एक्स्ट्रानेट क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो इंटरनेट के सारे सर्विसेज को, ऑल सर्विसेज ऑफ इंटरनेट यूज करेगा। फ्रंट एंड हमेशा ब्राउजर होगा। ठीक है, फ्रंट एंड हमेशा ब्राउजर होगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट आउटसाइडर्स को भी लिटिल एक्सेस टू आउटसाइडर्स लिटिल एक्सेस टू आउटसाइड, कुछ थोड़ा सा पार्ट आउटसाइडर्स भी यूज कर सकता है। तो फिर से समझते हैं, इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क जो कि पब्लिक नेटवर्क है। इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क होगा जिसमें सारे सर्विसेज इंटरनेट के रन करेंगे। और फ्रंट एंड ब्राउजर होगा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के किसी भी यूजर को एक्सेस नहीं होगा। जबकि एक्स्ट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट भी एक प्राइवेट नेटवर्क है, सारा सर्विसेज इंटरनेट का यूज करता है, फ्रंट एंड ब्राउजर होगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट आउटसाइडर्स को भी दिया जाएगा। जैसे बैंक के नेटवर्क हैं, बैंक में क्या है, बैंक का जो नेटवर्क है
वो एक्स्ट्रानेट का एग्जांपल है। ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग यूज करते हैं उस नेटवर्क को, प्लस जो क्लाइंट है बैंक का, जो कस्टमर है बैंक का, वो भी उस नेटवर्क को यूज कर सकता है, इसलिए वो क्या है, एक्स्ट्रानेट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब आते हैं www क्या है। देखिए www का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वेब इंफॉर्मेशन, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, जो भी हम लोग बोल सकते हैं, उन सारे चीजों का एक कलेक्शन है जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं। हमको कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना होता है तो हम लोग कहां से करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू करते हैं। ये वेबसाइट्स और इंफॉर्मेशन का एक कनेक्शन है। यहां पर एक टर्म आ रहा है हाइपर टेक्स्ट। ये हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट का डेफिनेशन होता है टेक्स्ट about text is called hypertext. Text about text is called hypertext. अब text about text is called hypertext का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक वेबसाइट ब्राउज किया है, ठीक है, और वेबसाइट पर कोई टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, और इस पर जब हम लोग पॉइंटर ले जा रहे हैं तो वो यहां पर इस तरह से एक फिंगर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। पॉइंटर कैसा होता है, पॉइंटर इस फॉर्म में होता है। जब ये पॉइंटर हम इस टेक्स्ट पर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फिंगर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जो टेक्स्ट है ये क्या कहलाएगा, हाइपर टेक्स्ट। ऐसा क्यों है, इसको हम लोग इस डेफिनेशन के लिए समझते हैं। तो जब हम लोग इस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट, एक नया वेब पेज खुल जाता है। मान लीजिए ये हमारा P1 है, तो ये पेज 2 ओपन हो जाता है। मतलब इस टेक्स्ट पर से ये टेक्स्ट लिंक है, मतलब, और इसको हम लोग समझे तो क्या है कि दिस टेक्स्ट, ये पेज 2 में जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट किसके लिए है, वो टेक्स्ट इस टेक्स्ट के लिए है। दैट मीन्स टेक्स्ट अबाउट टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट अबाउट टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। और जिस लिंक के थ्रू दो हाइपर टेक्स्ट आपस में जुड़े होते हैं, जिस लिंक के थ्रू दो हाइपर टेक्स्ट जुड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, टेक्स्ट अबाउट टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट and the link through which two hypertexts are connected is called hyperlink. ठीक है, यहां पर एक और टर्म आ जाता है, वो है हाइपर मीडिया। तो हाइपर टेक्स्ट में केवल टेक्स्ट होगा और लिंक कहां पे बन रहा होगा, वो टेक्स्ट पर बन रहा होगा। लेकिन हाइपर मीडिया क्या है, ये टेक्स्ट हो सकता है, ये ग्राफिक्स हो सकता है, ये इमेज हो सकता है। ठीक है, तो जब टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो, इन सारे चीजों पर जब हम लोग लिंक बनाते हैं, तो ऐसे मीडिया को जिस पर कोई दूसरा मीडिया या लिंक के थ्रू किसी दूसरे मीडिया के पर हम लोग चले जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर मीडिया। क्लियर है बात? वेब सर्विस के लिए हम लोग देखिए HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसको समझने के लिए
सपोज कर लेते हैं ये एक इंटरनेट है, यहाँ पर एक सर्वर है, यहाँ पर एक क्लाइंट मशीन है। तो HTTP प्रोटोकॉल किस चीज के लिए होता है? वेब सर्विस के लिए। HTTP प्रोटोकॉल वेब सर्विस के लिए, मतलब इसके थ्रू, और वेब सर्विस जो प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्विस जो प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे हम लोग वेब सर्वर। तो ये वाला मशीन है, ये हम लोगों को वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेब सर्वर। और वेब सर्वर के लिए हम लोग को यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल इनेबल होना चाहिए, इसमें HTTP प्रोटोकॉल इनेबल होगा। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट मशीन करता है तो वो रिक्वेस्ट क्या करता है? HTTP:// करके यहाँ पर हम लोग URL देते हैं। URL क्या है आगे हम लोग देखेंगे। HTTP:// करके URL देते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल बतलाता है कि रिक्वेस्ट किस चीज के लिए किया गया है। तो वो जाएगा रिक्वेस्ट किसको? वेब सर्वर को। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो कि HTTP रिक्वेस्ट को लिसन करता है, HTTP रिक्वेस्ट को सुनता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, वेब इन्वेंटर कौन था? तो टिम बर्नर्स-ली, अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मतलब क्या हुआ? इस टर्म को समझते हैं। लोकेटर मतलब जो लोकेशन बतलाए, जो जगह के बारे में बतलाए कि कहां पर है। रिसोर्स, जो भी सामग्री हम लोग वेब पर ढूंढ रहे हैं वो रिसोर्स हो जाएगा। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब है यूनिक रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने https://www.xyz.com, ठीक है, https://www.xyz.com, that means URL is a combination of protocol प्लस डोमेन नेम। ठीक है, ये दो तो मिनिमम है। अगर इसके अलावे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग डायरेक्टरी का नाम और पेज का नाम, वो सारा चीज इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम प्रोटोकॉल और डोमेन नेम तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S इज फॉर सिक्योर सेल। सिक्योर इंक्रिप्शन के लिए सिक्योर सेल यूज करते हैं। तो सिक्योर सेल www.xyz डोमेन है, टॉप डोमेन यहां पर क्या है? .com जो है ये है टॉप डोमेन, और XYZ क्या है? सेकेंड डोमेन या सब डोमेन। सेकेंड डोमेन या सब डोमेन। ठीक है, ISP क्या है? हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि ISP क्या है। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके वो
एक्चुअली ये कंपनी होती है जिससे हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। आईएसपी क्या है? एक कंपनी है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं और इसी के थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है। लीज लाइन कनेक्शन हो सकता है, डायल अप कनेक्शन होता है, हो सकता है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि आईएसपी का काम क्या है। सपोज कीजिए हम लोगों ने एक किसी भी कंपनी का कनेक्शन, XYZ कंपनी का इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है, मतलब ये हमारा XYZ क्या है? आईएसपी है। ठीक है। देखिए, इंटरनेट में हमेशा पब्लिक आईपी ही एक्सेस होता है। हम लोग यहां से जब अगर डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें प्राइवेट आईपी से इंटरनेट को, तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जब आईएसपी के थ्रू हम लोग जाते हैं तो आईएसपी हम लोगों को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने पब्लिक आईपी से हम लोगों को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है और यहां से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ये टाइप्स ऑफ आईएसपी है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सर्विसेज पर। तो आईएसपी कौन कौन सी सर्विसेज हम लोगों को देती है? तो पहला सर्विस है एक्सेस प्रोवाइडर। दैट मीन्स इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं वाया टेलीफोन लाइन या वाईफाई फाइबर ऑप्टिक किसी के द्वारा। मेल बॉक्स प्रोवाइडर है, मेल होस्टिंग की सर्विस देती है। वेब होस्टिंग की सर्विस देती है हम लोगों को। वर्चुअल आईपीएस की सर्विस देती है। और फ्री आईपीएस डू नॉट, जो फ्री आईपीएस होते हैं वो, सॉरी आईपीएस आईएसपी जो होते हैं वो जो कोई चार्ज हम लोगों को नहीं लगता है। इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो कितने तरह का होता है? तो देखिए, इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो दो तरह का इंटरनेट कनेक्शन हम लोगों को मिलता है। पहला है सॉरी, इंटरनेट का जो कनेक्शन है दो तरह का मिलता है। एक है डायल अप कनेक्शन और दूसरा है आईएसडीएन। आईएसडीएन का मतलब हो गया इंटीग्रेट, का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो डायल अप कनेक्शन क्या है? डायल अप कनेक्शन का मतलब होता है जब हम लोग टेलीफोन लाइन को यूज करके नंबर डायल करके इंटरनेट को कनेक्ट करते थे। ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते थे? मॉडम्स का इस्तेमाल करते थे। आज भी टेलीफोन लाइन मॉडम, इनबिल्ट मॉडम्स का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल स्लिप और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपीपी है। देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? स्लिप और पीपीपी। स्लिप पुराना प्रोटोकॉल है और पीपीपी स्लिप के बाद का प्रोटोकॉल है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं पीपीपी जो है वो स्लिप का सक्सेसर है। स्लिप के बाद पीपीपी आया था। जहां तक टेक्निकल डिफरेंस की बात है तो स्लिप जो है वो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करता है, जबकि पीपीपी जो है वो डेटाग्राम को यूज करता है। याद रखिएगा इस चीज को। स्लिप आईपी प्रोटोकॉल को यूज करता है, जबकि पीपीपी जो है वो डेटाग्राम यूडीपी को यूज करता है। आईएसडीएन क्या? देखिए, आईएसडीएन है एंड टू एंड डिजिटल डेटा ट्रांसफर ओवर टेलीफोन लाइन। एंड टू एंड डिजिटल डेटा ट्रांसफर ओवर टेलीफोन लाइन मतलब क्या है कि
टेलीफोन लाइन के कनेक्शन को यूज करके डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन। इसका जो आईएसडीएन का डिलीवरी टेक्निक है वो दो है, पहला है बीआरआई और दूसरा है पीआरआई। बीआरआई बेसिक डेटा रेट इंटरफेस एंड प्राइमरी रेट इंटरफेस। अंतर क्या है? बेसिक रेट इंटरफेस जो है, जो बीआरआई है, वो तीन चैनल को यूज करता है, जिसमें दो चैनल 64 किलो बिट पर सेकेंड का बी चैनल है और एक 16 किलो बिट पर सेकेंड का डी चैनल है। प्राइमरी रेट ट्रांसफर पीआरआई में क्या है, 24 चैनल्स होते हैं, जिसमें 23 चैनल जो है वो 64 केबीपीएस का बी चैनल है और एक चैनल 64 केबीपीएस का डी चैनल है। अब बात उठ रहा है कि ये बी चैनल और डी चैनल है क्या चीज? देखिए, बी चैनल को हम लोग बोलते हैं बैरियर चैनल, ठीक है, और डी चैनल को बोलते हैं डेल्टा चैनल। बैनर चैनल जो है वो यूजर डेटा, वॉइस, वीडियो वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा, बी चैनल क्या है, बैरियर चैनल, और डी चैनल क्या है, डेल्टा चैनल। ये केबल टीवी नेटवर्क, तो केबल टीवी नेटवर्क हम लोगों ने अपने कोएक्सियल केबल वाले कंप्यूटर नेटवर्क वाले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि केबल टीवी पर जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो भी केबल टीवी का जो कोएक्सियल केबल का जो कनेक्शन हम लोगों के सेट टॉप बॉक्स में आता है, उसी के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, देखिए सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन जब हम लोग यूज करते हैं तो फिर से एक चीज समझते हैं, सैटेलाइट का जब यूज होता है तो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में है, ठीक है, और अर्थ से सिग्नल जब जा रहा है तो ये जो सिग्नल होगा वो हमेशा रेडियो वेव ही होगा, ठीक है। सैटेलाइट के साथ जो कनेक्शन होगा हमारा वो रेडियो वेव ही होगा। और ये है कितने तरह का, ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस के लिए हम लोग सैटेलाइट को यूज करते हैं। और जो टाइप है वो पहला है वन वे कनेक्शन और दूसरा है टू वे कनेक्शन। वन वे कनेक्शन क्या है, डेटा कैन ओनली डाउनलोडेड, ठीक है, और अपलोडिंग हम लोग का फैसिलिटी वन वे कनेक्शन में नहीं होता, जबकि टू वे कनेक्शन में डेटा डाउनलोडिंग और डेटा अपलोडिंग दोनों का फैसिलिटी हम लोगों को मिलता है। डेटा डाउनलोडिंग क्या है कि नेट से डेटा अपने लोकल कंप्यूटर में लेना, और अपलोडिंग का मतलब है अपने लोकल कंप्यूटर से डेटा को नेट पर भेजना। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन भी है हम लोग है इसमें। और देखिए सेटेलाइट का जो कनेक्शन है वो वायरलेस कनेक्शन ही होगा, और देखिए क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, हम लोगों ने अभी बात किया था। और यहाँ पर याद रखिएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम लोग हमेशा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज या सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज एंड सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। और वाईफाई का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.11। देखिए ये क्या है ना, ये स्टैंडर्ड IEEE स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। IEEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का जो स्टैंडर्ड पेपर है 802 नेटवर्किंग के लिए, उसका .11 जो है वो डिफाइन करता है वाईफाई नेटवर्क का। हम लोगों ने कल बात किया था CS, पिछले वीडियो में CSMA CD और CSMA CA, और एक बात और किया था टोकन रिंग नेटवर्क वाले वीडियो में, टोकन रिंग का कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो ये जो है ये है IEEE 802.1 CSMA CA, CSMA CD टोकन बस है IEEE 802.2, और टोकन रिंग है IEEE 802.3। वेब ब्राउजर क्या होता है? देखिए वेब ब्राउजर, अभी हम लोग जब बात किए
तो सर्वर और वेब क्लाइंट की बात किए थे। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन इस्तेमाल कर सॉरी वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको यूज करके हम लोग www को एक्सेस करते हैं और उस पर अवेलेबल रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। एक्चुअली वेब ब्राउजर इज ऑल्सो कॉल्ड वेब क्लाइंट। इसको हम लोग वेब क्लाइंट ही बोलते हैं। क्यों? देखिए क्या है कि अगर इंटरनेट पर एक वेब सर्वर होगा तो इस सर्विस को यूटिलाइज करने वाला एक क्लाइंट भी होगा। ठीक है, तो क्लाइंट कौन होता है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज वेब क्लाइंट। याद रखिएगा इस चीज को। बहुत सारे वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर दो तरह का होता है, एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउजर, दूसरा होता है लाइन वेब ब्राउजर। लाइन वेब ब्राउजर पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, वहां पर जो हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं वो लाइन ब्राउजर यूज करते हैं। ठीक है, उसमें ग्राफिक्स वगैरह नहीं आता है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI है हमारा, वहां पर हम लोग ग्राफिकल ब्राउजर यूज करते हैं। तो बहुत सारे ग्राफिकल ब्राउजर जो अभी फेमस ब्राउजर्स है, हम लोग जानते हैं गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, और ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, बहुत सारा वेब ब्राउजर्स है। वेब सर्च इंजन, देखिए इंटरनेट का एक सर्विस है, सर्च इंजन का भी सर्विस है। सर्च इंजन का मतलब नेट पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो उन इंफॉर्मेशन को हम प्रॉपरली कैसे सर्च करें, कैसे ढूंढ करके निकालें, हमारा क्वेरी कैसे बढ़िया से काम करेगा, तो उसके लिए सर्च इंजन दिए गए हैं। सर्च इंजन जो है उसके काम करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है क्रॉलर, जिसको क्रॉलर में बॉट या स्पाइडर कुछ भी बोल ले, हम लोग बॉट भी बोल सकते हैं, क्रॉलर भी है बोल सकते हैं, या स्पाइडर। ठीक है, ये क्या है? बॉट हो, क्रॉलर हो, स्पाइडर हो, सारा लगभग सेम ही चीज है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है, ये क्या है? ये ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ब्राउजर के ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स हैं जो सारे इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ढंग से सर्च करके लेकर के आते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे से सर्च करके लाते हैं, और सर्च करके लाने के बाद दूसरा काम होता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग उन सारे इंफॉर्मेशन को फिर एक प्रॉपर इंडेक्सिंग के साथ अरेंज करके रखता है। और पहला पार्ट हो गया ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स का, दूसरा हो गया इंडेक्सिंग, और तीसरा है क्वेरीज पर रैंक। जब भी यूजर कोई क्वेरी देता है तो सर्च रिजल्ट को रैंक्ड, मतलब उसके रैंकिंग के हिसाब से ब्राउजर पर डिस्प्ले करना, ये सर्च इंजन का काम है। देखिए अभी हम लोगों ने किया, वेब क्रॉलर है, डेटाबेस ही इंडेक्सिंग है, और सर्च इंटरफेस है। ठीक है, कुछ रिनाउंड सर्च इंजन जो है वो गूगल है, बिंग है, आस्क है, याहू का भी सर्च इंजन था। वेब पेजेस और वेबसाइट क्या है? देखिए वेब पेज क्या है? वेब पेज वो पेज है जो कि ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, जो कि ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। वेब पेज www का में एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या बनता है? वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट बन जाएगा। वेब
और वेब पेज क्या, वेब पेज हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक्स, मीडियाज का कलेक्शन है। वेब पेज दो तरह का होता है, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज किसको बोलते हैं? स्टैटिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस हैं जो एक बार जो बन गया सो बन गया, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं होता है। इसमें जो भी डेटा हम लोग डाल दिए, जो भी इंफॉर्मेशन डाल दिए, वो फिक्स हो जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जबकि डायनेमिक पेजेस जो है वो रन टाइम में बनता है। जब हम लोग उसको एक्सेस करते हैं तो उस समय जो भी डेटा उसको रिक्वायरमेंट है, उस डेटा को लेकर के डायनेमिक वेब पेजेस उस समय रन टाइम में क्रिएट होता है। दो तरह का है आपका, सर्वर साइड डायनेमिक पेजेस एंड क्लाइंट साइड डायनेमिक पेजेस। ये टेक्नोलॉजी का नाम है, जावा सर्वर पेजेस एंड एएसपी, क्लाइंट साइड सर्वर साइड वैलिडेशन एंड क्लाइंट, और क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए जावा स्क्रिप्ट यूज करता है। देखिए इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, ये केवल यहाँ से समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा याद कीजिए, जब हम लोग कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, सपोज कीजिए हम लोग कोई ईमेल आईडी ही बना रहे हैं, ये इंटरनेट है, इंटरनेट से हम कनेक्ट है, C1 पीसी पर बैठे हुए हैं, और सपोज कीजिए हमको कोई ईमेल बनाना है, तो ईमेल का फॉर्म मेरे लोकल कंप्यूटर पर ओपन हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम यूजर नेम डाल रहे हैं। अब वहां पर दिया हुआ है कि यूजर नेम में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये एक रूल है, यूजर नेम में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, केवल अल्फाबेट्स होना चाहिए, और दूसरा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहां पर हमने नंबर भी डाल दिया और कैपिटल लेटर में भी डाल दिया, तो होगा ये कि जब सबमिट करेंगे इस पेज को, तो ये पेज यहां से उठेगा और इंटरनेट में जाएगा। इंटरनेट में इस सॉरी मेल, जिसका मेल सर्वर बना रहे हैं, जिस मेल सर्वर पर हम अपना यूजर आईडी बना रहे हैं, उस मेल सर्वर पर जाएगा, और उसके डेटाबेस में जब वो स्टोर होने लगेगा, तो वहां पर जब इसका वैलिडेशन होगा तो पता चलेगा कि इसमें नंबर भी है और कैपिटल लेटर भी यूज किया हुआ है। तो वापस यहां से पूरा पेज वो इंफॉर्मेशन आया कि आपने ये गलत भरा है, इसको फिर से ठीक कर दीजिए। तो अब सोचिए कि आपके लोकल मशीन से उठा, वो इंटरनेट पर गया, सर्वर पर गया, फिर वहां वैलिडेशन चेक हुआ, फिर लौट करके आया, तो ये नेटवर्क का ट्रैफिक भी बढ़ाएगा और आपका टाइम भी बढ़ाएगा। तो इसको सबसे अच्छा है कि हम लोकल मशीन पर ही चेक कर ले कि भाई कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। तो अगर उस चीज को क्योंकि इसको हमको सर्वर पर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोकल मशीन पर ही जो पेज, जो इंटरफेस ओपन हुआ है, उसको फ्रंट एंड पर ही चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसका वैलिडेशन यहाँ पर लगाते हैं, क्लाइंट मशीन पर ही लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्लाइंट साइड डायनेमिक पेज या वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके लिए जावा स्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। दूसरा है कि यहां से अगर हमने कोई यूजर नेम लिया और यूजर नेम को यहां पर चेक करना है, तो डेटा यहां से उठ करके यहां जा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का कनेक्शन भी होना चाहिए। तो इसके लिए जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है सर्वर के साथ में क्लाइंट का, वो जावा सर्वर पेजेस या एक्टिव सर्वर पेजेस है, जो कि यहां पर आकर के वैलिडेशन कर रहा है। ईमेल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, सेंड करने के लिए जो सर्विस है, उसको हम लोग ईमेल सर्विस बोलते हैं। ईमेल सर्विस रे टॉमलिंसन ने 1971 में पहला ईमेल नेटवर्क सिस्टम बनाया था। ये याद रखने वाला चीज है, रे टॉमलिंसन 1971 में, ठीक है। पहला ईमेल जो भेजा गया
जाता था वो सेम कंप्यूटर के लिए होता था, मतलब कंप्यूटर से हम लोग भेज रहे हैं उसी कंप्यूटर पर रीड कर सकते थे। बाद में धीरे धीरे नेटवर्क पर चला गया, और नेटवर्क पर जब मेल गया तो दो तरह का मेल हुआ, एक CUI का मेल जहां, और एक वेब मेल सर्विस, जहां पर कि मेल को हम लोग ब्राउजर पे एक्सेस करते थे। ईमेल यूज करने के लिए हम लोगों को ईमेल सर्वर का यूजर बनना पड़ता है। अगर हम ईमेल सर्वर का यूजर नहीं बनेंगे तो हम लोग मेल सर्विस नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पर कोई भी चीज यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, तभी हम उसको कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं या वो कोई मैसेज रिसीव कर सकता है। तो जैसे ही हम लोग किसी मेल यूजर, किसी मेल सर्विस का यूजर बनते हैं सॉरी, तो हम लोगों को एक ईमेल एड्रेस मिलता है। एक हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक अपना ईमेल एड्रेस बनाना पड़ता है, और ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट होता है यूजर नेम, डोमेन नेम। सॉरी, ये जो सिंबल है एट द रेट का, इसको एट द रेट नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं एट यूजर नेम एट डोमेन नेम। अगर किसी का ईमेल आईडी है xyz@abc.com, तो इसको हम क्या क्या पढ़ेंगे, XYZ यूजर नेम हो गया, यूजर नेम @abc.com। जैसे देखिए यहाँ पर abc@gmail.com, तो gmail.com डोमेन हो गया, abc यूजर नेम है। ईमेल का कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो ईमेल का कंपोनेंट है ईमेल हेडर, ग्रीटिंग्स, टेक्स्ट बॉडी और सिग्नेचर। देखिए जब हम लोग ईमेल करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि ऊपर में हम लोग टू लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, CC होता है, BCC होता है, फिर मैसेज बॉडी होता है, और नीचे में हम लोग यहाँ पर सिग्नेचर भी अपना डालते हैं, अपना नंबर या कुछ इस तरह से हम लोग बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ईमेल हेडर, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स हम लोग लिखते हैं, फिर मैसेज का बॉडी है और सिग्नेचर है। आगे देखते हैं कि ये क्या क्या चीज होता है। तो देखिए ईमेल का हेडर कौन कौन में क्या क्या पार्ट होता है, तो ईमेल के हेडर में होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब किसने भेजा है मेल, डेट किस डेट का मेल है, टू रिसिपिएंट कौन है, सब्जेक्ट किस पर्पस से मेल भेजा गया है, CC कार्बन कॉपी मतलब टू के अलावा किसको मिलना चाहिए मेल, किसको किसको और मिलना चाहिए, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी टू और CC के साथ में और भी किसी को अगर मेल देना है तो BCC यूज कर सकते हैं, करते हैं हम लोग। अब बात है कि CC और BCC में डिफरेंस क्या है। अगर कॉपीज ही भेजना है मल्टीपल तो एक ही CC से काम चल सकता था, लेकिन हमने CC और BCC दोनों दिया है। तो देखिए CC का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब ये है कि टू में रिसिपिएंट हम लोग दे रहे हैं, CC में रिसिपिएंट दे रहे हैं, और BCC में रिसिपिएंट दे रहे हैं। तो जब मेल सेंड होगा तो टू में जिस जो रिसिपिएंट है वो CC के सारे रिसिपिएंट्स को देख सकता है, और CC में जो रिसिपिएंट्स हैं वो आपस में सबको देख सकते हैं, और टू में किसको भेजा गया है उसको भी देख सकते हैं। फिर से ध्यान रखिए, मान लीजिए कि हमने एक मेल लिखा जिसमें टू a@gmail.com है, CC में b@gmail.com है, और BCC में c@
और @ नहीं बोलेंगे, c@gmail.com है। जब मेल सेंड होगा तो टू में जो रिसिपिएंट है ए, वो देख सकता है कि सीसी किसको रखा गया है, और सीसी में जो रिसिपिएंट है वो देख सकता है कि A2 में कौन है। लेकिन BCC, ब्लाइंड सीसी के लिए यह है कि ए और बी दोनों को नहीं पता चलेगा कि ब्लाइंड सीसी में किसको रखा गया है, और ब्लाइंड सीसी उसी तरह से ब्लाइंड सीसी वाला भी नहीं देख पाएगा कि सीसी और 2 में किस किस रिसिपिएंट को रखा गया है। ये अंतर है सीसी और बीसीसी का। अब जब हम लोग मैसेज लेते हैं, कॉमन सा चीज है, देखिए ग्रीटिंग्स, अगर किसी को भी हम लोग मेल कर रहे हैं तो हाय हेलो प्रणाम करना है, तो ग्रीटिंग्स हो गया। उसके बाद टेक्स्ट लिख के हम लोग जो भी मैसेज देना है, सिग्नेचर नीचे में अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, डेजिग्नेशन कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, वो सारा ये ग्रीटिंग्स, टेक्स्ट और सिग्नेचर का पार्ट है। प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो याद रखना है कि ईमेल सर्विस में दो तरह के प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है सेंड करने के लिए, मेल सेंड करने के लिए, और दूसरे तरह का प्रोटोकॉल होता है मेल रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो मेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो SMTP है, सेंडर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किस चीज के लिए है, ये मेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। IMAP और पॉप, IMAP और पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेल रिसीव करने के लिए। याद रखना है। अच्छा, ये दोनों जब मेल प्रोटोकॉल जो है IMAP और POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जब दोनों मेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है कि IMAP में जब हम लोकल क्लाइंट मशीन से मेल डाउनलोड करते हैं तो मेल का कॉपी हमारे क्लाइंट मशीन पे आता है, सर्वर पे मेल होता है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग मशीन से भी मेल को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो जैसे ही मेल के लिंक पर क्लिक करते हैं तो मेल हमारे लोकल मशीन पर डाउनलोड हो जाता है और सर्वर से डिलीट हो जाता है, मेल सर्वर से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस मशीन पर डाउनलोड हुआ हम लोग केवल उसी मशीन पर मेल पढ़ सकते हैं, दूसरे मशीन से मेल पढ़ नहीं सकते। जबकि IMAP में हमेशा मेल का कॉपी आता है और सर्वर पर मेल एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग किसी भी मशीन से मेल को पढ़ सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, देखिए डिजिटल सिग्नेचर अपनी ऑथोरिटी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग अपना सिग्नेचर डॉक्यूमेंट डाल के रखते हैं। और सर बंद कर दो। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं, और वो है DNS, डोमेन नेम सर्विस। क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग नेट को एक्सेस करते हैं, वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो वेब पेज हम लोग डालते हैं http://www डॉट, मान लीजिए google.com। तो ये क्या है, ये URL है। ठीक है,
नेटवर्क में ये एड्रेस नहीं समझता है, कुछ भी समझ में नहीं आता किसी को, कोई मशीन ये नहीं समझता। मशीन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नेटवर्क वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मशीन को हम लोग आईपी एड्रेस से नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो कंप्यूटर मशीन को या रिक्वेस्ट को आईपी एड्रेस से पहचानता है, और यूजर को आईपी एड्रेस पता नहीं है, वो यूआरएल देता है, डोमेन नेम देता है। तो काम कैसे होता है? यहां पर काम आता है डीएनएस। डीएनएस का काम है नेम रिजोल्यूशन का। कंप्यूटर क्या, डीएनएस सर्वर क्या करता है? डीएनएस सर्विस है कि जो यूजर अंडरस्टैंडेबल डोमेन नेम है, इसको आईपी एड्रेस से लिंक करना, रिजॉल्व करना, कन्वर्ट करना कि इस डोमेन नेम पर किस आईपी एड्रेस से लिंक करना है। ठीक है, डीएनएस का काम क्या है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना। उल्टा भी हो सकता है इसका, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करना। ये काम किसका है? डीएनएस का। डीएनएस जब डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करते हैं हम लोग, मतलब डीएनएस जब डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में से लिंक करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लुकअप। फॉरवर्ड लुकअप, ठीक है। और जब आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लुकअप। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था डीएनएस का। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो? अपना कमेंट और फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।